नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह मान। आज की कहानी किसी आम विवाद की नहीं, ये मामला है भारत की दो बड़ी आयुर्वेदिक कंपनियों का, पतंजलि और डाबर के बीच छिड़ी जंग का। एक तरफ बाबा रामदेव की पतंजलि जो खुद को असली आयुर्वेद का प्रतीक बताती है, दूसरी तरफ 75 साल पुरानी डाबर इंडिया जिसने च्यवनप्राश को भारतीय घर घर तक पहुंचाया। लेकिन अब सवाल यह है, क्या पतंजलि ने अपने विज्ञापन में हद पार कर दी है? क्या बाबा रामदेव के धोखा वाले शब्द ने पूरे च्यवनप्राश मार्केट को चुनौती दे दी है? और आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर क्या कहा है? आइए जानते हैं पूरी कहानी शुरू से आखिर तक। मामला शुरू हुआ पतंजलि के एक नए विज्ञापन से। इस एड में बाबा रामदेव खुद कहते दिखे, ज्यादातर लोग च्यवनप्राश के नाम पर धोखा खा रहे हैं। विज्ञापन में यह दावा भी किया गया कि पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश ही असली आयुर्वेदिक च्यवनप्राश है, क्योंकि इसमें 51 हर्ष और केसर शामिल है। लेकिन बस यही लाइन बन गई विवाद की जड़। डाबर इंडिया, जो 1949 से इस बाजार में सबसे बड़ी कंपनी है, ने इससे मानहानि और अनुचित प्रतिस्पर्धा का मामला बताया। कंपनी का कहना है कि यह विज्ञापन सिर्फ पतंजलि का प्रचार नहीं, बल्कि बाकी सभी ब्रांड को धोखा बताकर बदनाम करने का है। 6 नवंबर 2025 गुरुवार दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने विज्ञापन पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूछा, आप बाकी सभी च्यवनप्राश को धोखा कैसे कह सकते हैं? जस्टिस ने आगे कहा, अगर आपको अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता दिखानी है तो इंफीरियर या कम प्रभावी जैसे शब्द इस्तेमाल करें, लेकिन धोखा कहना गलत है। ये शब्द नकारात्मक और अपमानजनक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि धोखा शब्द फ्रॉड का संकेत देता है और किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट को फ्रॉड कहना कॉर्पोरेट डिफॉर्मेशन के दायरे में आता है। फिलहाल कोर्ट ने विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगाने का फैसला सुरक्षित रखा है। डाबर की ओर से सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने तर्क दिया कि पतंजलि का विज्ञापन पूरे च्यवनप्राश इंडस्ट्री को एक ही ब्रश में पेंट कर रहा है। उन्होंने कहा कि धोखा शब्द अपमानजनक है और जब ये शब्द योग गुरु रामदेव जैसे व्यक्ति के मुंह से निकले तो इसका असर और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि जनता उन्हें सच्चाई का प्रतीक मानती है। डाबर का तर्क था कि ये एड उपभोक्ताओं में भ्रम और डर पैदा कर रहा है। लोग सोचने लगे हैं कि बाकी सभी च्यवनप्राश नकली हैं, जबकि कंपनी का उत्पाद आयुर्वेदिक रिसर्चर्स के अनुसार तैयार होता है और 61% मार्केट का शेयर रखता है। पतंजलि के सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने कहा कि यह विज्ञापन सिर्फ फफड़ी है, यानी कि मार्केटिंग में बढ़ा चढ़ाकर बोलना। उन्होंने कहा, डाबर का नाम विज्ञापन में कहीं नहीं लिया गया, तो इतनी संवेदनशीलता दिखाने की क्या जरूरत है? पतंजलि का पक्ष था कि हमने किसी को फ्रॉड नहीं कहा, बस ये कहा कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। ये सामान्य मार्केटिंग प्रैक्टिस है। राजीव नायर ने यह भी जोड़ा कि पहले भी ऐसे मामलों में इंफीरियर शब्द की अनुमति दी गई है। हम उसी लाइन पर चल रहे हैं। दोस्तों, पतंजलि कोई छोटी कंपनी नहीं है। 2006 में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने मिलकर हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ से इसकी शुरुआत की थी। पतंजलि का मकसद था स्वदेशी को बढ़ावा देना और योग आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना। आज पतंजलि 5000 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, हर्बल टूथपेस्ट से लेकर बिस्कुट, शहद और कॉस्मेटिक तक। इसका टर्नओवर 2023-24 में करीब 10,000 करोड़ था। कंपनी भारत ही नहीं बल्कि 18 देशों में अपने प्रोडक्ट बेचती है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर पहुंचने के बाद भी विवाद पतंजलि के साथ हमेशा जुड़े रहे, चाहे वो कोविड किट के दावे को लेकर हो या औषधि प्रचार विवाद को लेकर हो। भारत सरकार ने 2014 में स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी आयुर्वेदिक उत्पाद में स्पेशल वेस्ट, नंबर 1 जैसे शब्दों का इस्तेमाल भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में आता है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के तहत स्पेशल शब्द का इस्तेमाल दवाओं या हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए कानूनी रूप से गलत माना जाता है। यही कारण है कि पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश का दावा सरकार के पुरानी दिशा निर्देशों से टकरा जाता है। अब सवाल यह है, क्या पतंजलि यह एड जनता को गुमराह कर रहा है या फिर यह सिर्फ एक स्मार्ट ब्रांडिंग स्ट्रेटजी है? मार्केटिंग एक्सपर्टों का मानना है कि पतंजलि ने जानबूझकर धोखा शब्द का इस्तेमाल किया है ताकि विवाद से प्रचार हासिल किया जा सके, क्योंकि विवाद का मतलब है मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और फिर फ्री की पब्लिसिटी। लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुंच जाए तो ये ब्रांडिंग नहीं, लीगल रिस्क बन जाता है। भारत में च्यवनप्राश मार्केट में डाबर की हिस्सेदारी 61% है, जबकि पतंजलि करीब 15% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर है। इस एड के विवाद के बाद दोनों कंपनी के बीच लड़ाई सिर्फ अदालत में नहीं है बल्कि बाजार में भी तीखी हो गई है। जहां डाबर खुद को विश्व स्तरीय पारंपरिक ब्रांड कहता है, वहीं पतंजलि अपने आप को आधुनिक स्वदेशी ब्रांड के रूप में पेश करता है।
सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर दो धड़े बन गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा रामदेव सही कह रहे हैं, बाकी ब्रांड सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पतंजलि खुद कई बार गलत दावे करते हुए पकड़ी गई है। अब दूसरों को धोखा कहना उचित नहीं है। आप सभी की निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट के आने वाले फैसले पर हैं। अगर कोर्ट पतंजलि के विज्ञापन पर रोक लगाती है तो यह एफएमसीजी सेक्टर में एक बड़ा मिसाल बन सकती है, क्योंकि यह फैसला तय करेगा कि कंपनियां अपने विज्ञापनों में प्रतिद्वंदियों की आलोचना कितनी दूर तक कर सकती हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में फ्री स्पीच और अनुचित प्रतिस्पर्धा के बीच एक पतली रेखा होती है। अगर कोई ब्रांड अपने उत्पाद को बेहतर बताने के लिए दूसरे को नीचा दिखाता है तो वो डिफेमेशन के दायरे में आ सकता है। मार्केटिंग एक्सपर्ट अजय विष्णुकट मार्केटिंग एक्सपर्ट बताते हैं कि पतंजलि का यह विज्ञापन भावनात्मक रूप से शक्तिशाली है, लेकिन कानूनी रूप से जोखिम भरा है। हालांकि बाबा रामदेव ने अब तक इस विवाद पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उनके करीबी सूत्रों का मानना है कि पतंजलि सिर्फ सच्चाई बोल रहा है। हमारा उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, ना कि किसी को बदनाम करना। तो दोस्तों, सवाल अब आपसे, क्या पतंजलि का धोखा वाला दावा सही है या फिर सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक? क्या कोर्ट को इस विज्ञापन पर रोक लगानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर हम खबर आपके साथ सामने लाते रहें तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं संजय सिंह महान, मैं फिर मिलूंगा एक और नए मुद्दे के साथ।